सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं 1992 के बारे में। ये कहानी है मर्सर नाम के आदमी की, जिसका पास्ट बहुत ही डरावना है, मगर सारी चीजों को भुला करके वो एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहता है। इसी बीच उसका सामना होता है कुछ गलत लोगों से। तब उसे सबको दिखाना पड़ता है कि वो क्या कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1992 का दृश्य आता है। यह जगह है लॉस एंजलस। हर तरफ युद्ध छिड़ा हुआ है। ये वो समय है जब सामाजिक लड़ाई के साथ साथ रंग भेद की भी लड़ाई चल रही है। तभी हम मर्सर नाम के आदमी को देखते हैं, जिसे चाइल्ड कस्टडी से कॉल आता है और बताया जाता है कि उसके बेटे की कस्टडी उसे मिल रही है, मगर ये एक कंडीशनल कस्टडी है जिसमें बहुत सारे नियम है। अगर मर्सर ने नियमों का उल्लंघन किया तब उससे उसके बच्चे की कस्टडी ले ली जाएगी। मर्सर का बेटा उसके साथ रहने लगता है, जिसका नाम है एंटवान। मर्सर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। आज सुबह वो जैसे ही उठता है, जाता है एंटवान के पास और उससे कहता है कि उठ जाओ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। वहीं शहर के दूसरी तरफ हम एक और आदमी को देखते हैं, जिसका नाम है रिगिन। रिगिन आकर के अपने एक साथी से मिलता है, जिसका नाम है कॉबलैंड। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब हमें पता लगता है कि ये दोनों के दोनों क्रिमिनल्स हैं और छोटे मोटे क्राइम्स करते रहते हैं, मगर रिगिन इन सारी चीजों से तंग आ चुका है। हाल ही में उसके पास एक बेहतरीन टिप आई है। उसे पता लगा है बहुत सारे पैसों के बारे में। अगर इस चोरी को उन लोगों ने अंजाम दे दिया तब जिंदगी में उन्हें दोबारा कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। और रिगिन यही बात बताता है कॉबलैंड को कि मैं चाहता हूँ कि हम इस आखिरी चोरी को करें, उसके बाद क्राइम की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दें। कॉबलैंड मान जाता है। तभी हम मर्सर और एंटवान को देखते हैं। मर्सर एंटवान के सामने ब्रेकफास्ट रखता है। एंटवान कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। मर्सर समझाता है मगर वो नहीं सुनता। तब हमें पता लगता है कि एंटवान अपने पिता को पसंद नहीं करता। इन दोनों के बीच हमेशा ही तनाव का माहौल बना रहता है। तभी रेडियो पर हमें खबर सुनने को मिलती है कि शहर में जितने भी दंगे हो रहे थे वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसका कारण है कि एक गोरे पुलिस वाले ने मारा है रॉडनी किंग नाम के आदमी को। और भी गोरे लोग उसके साथ मिल गए और उन लोगों ने तब तक उस काले आदमी को मारा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इस चीज को लेकर के बाकी सारे काले लोग भड़क चुके हैं और हर तरफ दंगे हो रहे हैं। मर्सर अब इन सारी चीजों को देख करके परेशान है और एंटोन उसे और परेशान कर रहा है। तब एंटोन को कहता है कि आखिर तुम मुझ पे इतना ज्यादा चिढ़े हुए क्यों रहते हो? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए और मैं एक अच्छा पिता बनूं। तब एंटोन भी भड़क जाता है। वो कहता है कि उस वक्त आप कहाँ थे जब मैं छोटा था? मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे उम्र के सारे बच्चों के साथ उनके पिता रहते थे, मैं अकेला रहता था। उस वक्त आपको अच्छा पिता बनने के बारे में समझ में नहीं आया। आप उस वक्त कहाँ थे जब मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था? हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद अचानक आप एक दिन आते हैं और कहते हैं कि मैं एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करूंगा। मर्सर इन सारी बातों को एक्सेप्ट करता है और माफी भी मांगता है एंटवान से, मगर एंटवान नहीं रुकता और थोड़े समय के बाद वो बेइज्जती करना शुरू कर देता है मर्सर की। तब मर्सर भी भड़क जाता है। वो कहता है कि जब तक ये रॉडनी किंग वाला मामला सुलझ नहीं जाता तब तक तुम घर के अंदर रहोगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम रिगिन को देखते हैं, जो अपने भाई को लेकर के जाता है अपने पिता के पास। रिगिन के भाई का नाम है डेनिस और इनके पिता का नाम है लोएल। लोएल अपने जमाने में बहुत ही खतरनाक आदमी हुआ करता था, सब उससे डरते हैं। रिगिन यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि वो डेनिस को पूरी प्लानिंग बता सके कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े हाइस्ट को प्लान कर रहा है और डेनिस को भी वो सारी चीजें बताना चाहता है। तभी हम मर्सर को देखते हैं, जो जाता है ग्रोसरी स्टोर में। जब वो चीजें ले रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ गुंडों पे। वो अंदर आ रहे हैं। इस दुकान का मालिक एक एशियन आदमी है। वो लोग आकर के उसे डराने लगते हैं ताकि उससे पैसे ले सके। ये बात मर्सर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो आगे आकर के इन्हें कहता है कि इस दुकान से बाहर निकलो। तब वो लोग भड़क जाते हैं। एक लड़का आगे आता है और मर्सर के कनपट्टी पे बंदूक रख के कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। मर्सर भी तैयार हो रहा है। तभी यहाँ पर इन सारे गुंडों का मुखिया आता है, जिसका नाम है डीवेल, और इन सबको हटाता है। वो मर्सर को देख करके डरा हुआ है। वो सबको कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि ये आदमी कौन है। तब तक मर्सर बाहर आ गया है। वो मर्सर को डैडी कह के बुलाता है, फिर उससे पूछता है कि तुम जेल से कब छूटे। मर्सर कहता है कि 6 महीने बीत चुके हैं और अब मैं सारी चीजों से दूर रहना चाहता हूँ, मुझे एक शांत जिंदगी बितानी है। डिविल कहता है कि ठीक है, हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे। मर्सर निकल जाता है यहाँ से। दूसरी तरफ रिगिन अपने पिता और अपने भाई को लेकर के आता है एक फैक्ट्री के सामने। कहता है कि इस फैक्ट्री के अंदर एक बड़ी सी तिजोरी है, जिसके अंदर $10 मिलियन का माल पड़ा हुआ है। लोएल कहता है कि अगर $10 मिलियन अंदर पड़े हैं तो तिजोरी की सिक्योरिटी भी बहुत हाई होगी। रिगिन कहता है कि हाँ, कोई भी तिजोरी तक पहुंच नहीं सकता, और अगर वो वहां पर पहुंचा तो अलार्म बज जाएगा और अलार्म के बजते ही एक केज की तरह सारी जगह बंद हो जाएगी। मगर मैंने ये सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। यहाँ पर सारी प्लानिंग को देखने के बाद भी लोएल मुतासिर नहीं होता।
वो कहता है कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, ये तो सिर्फ तिजोरी की बात है, हम फैक्ट्री के अंदर कैसे घुसेंगे? फैक्ट्री के बाहर भी बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है। वो एक के बाद एक सवाल पूछने लगता है, जिन्हें सुनने के बाद रेगिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मगर वो अपने पिता से कुछ नहीं कहता। वो वापस लेकर के जाने लगता है उन्हें छोड़ने के लिए। तभी हम मर्सर को देखते हैं जो फैक्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि वो वहीं पर काम करता है। अंदर आने के बाद उसकी मुलाकात होती है सिक्योरिटी ऑफिसर से, जिसका नाम है जोसेफ। जोसेफ भी काला है, इसलिए मर्सर जानता है कि वो इस बारे में बात कर सकता है। सब लोग रॉडनी किंग के केस के बारे में बात करते हैं। जोसेफ कहता है कि ये दंगा तो कुछ भी नहीं है, असली दंगे की शुरुआत 1-2 दिन बाद से होगी, जब जूरी अपना फैसला सुनाएंगे इस केस पे। अगर पुलिस वालों को सजा नहीं मिली, तब लोग सड़कों पे आकर के दंगा शुरू कर देंगे। मर्सर चला जाता है काम पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेगिन को, जिसके पास उसका भाई डेनिस आता है। वो जानता है कि रेगिन परेशान है। वो उसे समझा करके कहता है कि मुझे तुम्हारे प्लान पे पूरा भरोसा है, हम इस रॉबरी को जरूर अंजाम देंगे। तभी जूरी अपना फैसला सुना देते हैं रॉडनी किंग वाले केस पे, और फैसले में उन लोगों ने पुलिस वालों को रिहा कर दिया। अब सारे के सारे लोग भड़के हुए हैं, हर तरफ दंगे की शुरुआत हो जाती है। वो गोरे लोगों को पीटने लगते हैं, तब गोरे लोग भी भड़क जाते हैं, वो भी काले लोगों को पीटने लगते हैं। एंटवान घर पर ही है। वो देखता है कि उसके घर के आगे एक लिकर स्टोर था, जिसे लोगों ने लूट लिया, और बाकी दुकानों को भी। हर जगह लूटपाट मचा हुआ है। रेगिन भी इस खबर को देखता है। तब उसे समझ में आता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है चोरी का, क्योंकि शहर की सारी पुलिस बिजी है सारे लोगों को संभालने में, और इस समय उनका ध्यान नहीं होगा ज्यादा चीजों पे, तब वो लूट को अंजाम दे सकते हैं। तभी हमारे सामने फैक्ट्री का दृश्य आता है। यहाँ के मैनेजमेंट वाले आकर के कहते हैं कि हम सबको छुट्टी दे रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो आराम से घर जाएं। जितने भी सिक्योरिटी वाले लोग थे, उनमें से आधे लोग ही यहाँ पर रुकेंगे। तभी ये बात रेगिन का सोर्स उसे बता देता है। रेगिन बहुत खुश है कि अब वो आसानी से लूट सकता है उस फैक्ट्री को। वो तुरंत कॉल करता है अपने पिता को, और लोयल भी मान जाता है। फिर वो डेनिस को लेकर के निकल जाता है बाहर। सबसे पहले ये लोग जाते हैं कॉपलैंड के घर पे। तब हमें पता लगता है कि कॉपलैंड की बीबी प्रेग्नेंट है। वो रेगिन से कहती है कि वादा करो कॉपलैंड को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाहर हर तरफ दंगे हो रहे हैं। रेगिन उससे वादा करता है। दूसरी तरफ हम मर्सर को देखते हैं जो फैक्ट्री में है, और वो बहुत ही ज्यादा चिंता में है एंटोन को लेकर के। वो जाता है जोसेफ के पास और बताता है कि जहाँ पर मेरा घर है, अगल बगल में सिर्फ ब्लैक लोग रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर दंगे के ज्यादा चांसेस हैं। जोसेफ कहता है कि अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो अपने बेटे को यहीं पर लेकर के आओ, वो अगर अंदर रहेगा तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मर्सर निकल जाता है एंटवान को लाने के लिए। तभी रेगिन और डेनिस पहुंचते हैं अपने पिता के पास। तब वो देखते हैं कि लोयल ने 2 और लोगों को बुला करके रखा है, जो देखने में ही खतरनाक लग रहे हैं। रेगिन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो लोगों को मारना नहीं चाहता, मगर उसके पिता कुछ और ही तरीके से सोचते हैं। वो उनके साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ मर्सर जा रहा है एंटवान के पास। वो रास्ते में देखता है हर तरफ दंगे हो रहे हैं, उसके घर के पास भी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है, देखता है कि एंटवान कहीं भी नहीं है। तब वो हर तरफ उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम जोसेफ को देखते हैं। जोसेफ अब तक कैमरे में देख रहा था, मगर वो चला जाता है फैक्ट्री के एक चक्कर लगाने के लिए। इसी वक्त रेगिन यहाँ पे आ जाता है। दरवाजे पर जो गार्ड है, वो उसे तेजी से बेहोश करके चला आता है लोगों को लेकर के अंदर। उसे लग रहा है कि अंदर कोई नहीं है। जो गार्ड था वो दरवाजे पर ही था, मगर जैसे ये लोग अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि जोसेफ इनके सामने ही है। अब सब लोग फ्रीज हो चुके हैं। रेगिन मामले को संभालने की कोशिश करता है। वो जोसेफ को कहता है कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, और न ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी मुसीबत आए। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारे रास्ते से हट जाओ, बाकी सारी चीजें हम देख लेंगे। मगर जोसेफ नहीं हटता। तभी लोयल का आदमी गोली चला देता है जोसेफ पे। इस चीज को देखने के बाद रेगिन उस पर बंदूक तान देता है। कहता है कि हम यहाँ पर लोगों को मारने नहीं आए थे, तुमने ये क्या किया? तब वो आदमी भी बंदूक तान देता है रेगिन पे। लोयल अंत में शांत करवाता है दोनों को। तब ये लोग आगे जाकर के सबसे पहले यहाँ के कम्युनिकेशन को बंद करते हैं, ताकि कोई भी बाहर बात ना कर सके। फिर ये लोग अपनी अपनी मशीनों को निकालने लगते हैं, ताकि ये लोग तिजोरी को खोल सके। सब अपने काम में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ हम मर्सर को देखते हैं, जो हर तरफ एंटवान को ढूंढ रहा है। एंटवान एक ग्रोसरी स्टोर के सामने खड़ा है, जिसे लोग लूट रहे हैं। तभी मर्सर उसे देख लेता है। वो गुस्से में भी है, मगर उसे खुशी भी है कि उसका बेटा उसे मिल गया। फिर वो एंटवान को पकड़ के लेकर के जाता है अपनी गाड़ी में। दूसरी तरफ सारे लोग सेफ को तोड़ने में लगे हुए हैं, मगर इन्हें ये बात पता नहीं है कि जोसेफ अभी भी जिंदा है। वो घायल हालत में रेंगते हुए पहुंच जाता है सिक्योरिटी रूम में, और यहाँ का इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। अलार्म के बजते ही अब मेटल की दीवारें बंद हो रही हैं, जिसमें तिजोरी बंद हो जाएगा। इस चीज को देखने के बाद रेगिन परेशान हो जाता है। उसकी नजर पड़ती है बगल की एक गाड़ी पर, जिससे चीजों को उठाया जाता है फैक्ट्री की। वो गाड़ी को आगे लाने लगता है ताकि वो मेटल की दीवारों को रोक सके। इसी बीच गाड़ी का एक पहिया चढ़ जाता है कॉपलैंड के पैर पे।
जिसमें उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, वो दर्द से कराह रहा है। इस चीज को देखने के बाद रेगिन निश्चय करता है कि वो गाड़ी को पीछे कर लेगा, मगर लोयल कहता है कि नहीं, गाड़ी अब पीछे नहीं होगी, वरना दीवार पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। रेगिन कहता है, तो आप क्या चाहते हैं कि हम कॉपलैंड को ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़ दें? लोयल कहता है कि अगर हमने ये किया तो सारी हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, जिसकी इतनी प्लानिंग की थी, और हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। हम चोरी करने से बस एक कदम दूर हैं, और तुम्हारे इस हरकत से हमेशा के लिए सारी चीजें खराब हो सकती हैं। इतना कहने के बाद वो इशारा कर देता है अपने एक आदमी को कि वो गाड़ी की चाबी निकाल ले, ताकि चाह के भी रेगिन गाड़ी को पीछे ना कर सके। इस चीज को देखने के बाद रेगिन भड़क जाता है और अपने पिता को कहता है कि इसीलिए आप मुझे पसंद नहीं है। आप हमेशा से एक स्वार्थी आदमी थे, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है और किसी की नहीं पड़ी है। किसी के दर्द से आपको कोई लेना देना नहीं है। लोयल कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ हम मर्सर को देखते हैं जो एंटवान को लेकर के आगे बढ़ रहा है। एंटवान जब भीड़ को देखता है तब वो कोशिश करता है कि गाड़ी खोल करके वो बाहर जाए और भीड़ के साथ वो भी नारेबाजी करे, मगर मर्सर उसे अंदर बैठा लेता है और कहता है कि वायलेंस किसी चीज का जवाब नहीं है। कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन हिंसा मत करो। ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जितने भी लोग बाहर खड़े हैं और ये मोर्चा निकाल रहे हैं, वो अपने लिए ये चीजों को खराब कर रहे हैं। किसी आम इंसान का इसमें कोई फायदा नहीं है, फायदा सिर्फ नेताओं का है। तभी दूसरी तरफ हम एक पेट्रोल हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो फैक्ट्री की तरफ ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ का अलार्म बज रहा है। अब इस चीज को देखते ही लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले फैक्ट्री का कनेक्शन काट देते हैं ताकि यह अलार्म बंद हो जाए। यहीं पर लोयल का एक आदमी है जो इस बार जोसेफ को गोली मारता है और सुनिश्चित करता है कि वो मरा या नहीं। इस बार जोसेफ मर चुका है। तब वो दोबारा अपने काम पे लग जाते हैं। वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि वो तिजोरी को काट के खोल दे। दूसरी तरफ मर्सर देखता है कि काले लोगों ने एक गोरे कपल को घेर करके रखा है और वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस चीज को देख नहीं पाता। वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है और सबको पीटने के बाद उस कपल को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो। जब वो लोग निकल जाते हैं तब वो आकर के बैठता है अपनी गाड़ी में, मगर थोड़े आगे आने के बाद पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि हर तरफ कर्फ्यू लगा है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब वो अपना वर्क परमिट दिखाता है कि उसे फैक्ट्री में जाना है, मगर इस चीज को देखने के बाद भी पुलिस वाले उसे बाहर निकालते हैं क्योंकि वो काला है। उसे और उसके बेटे की तलाशी लेते हैं। वो एक बार भी उनकी बात नहीं सुनते। ये चीज अंदर से डिस्टर्ब कर देती है एंटवान को, मगर ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये लोग बैठ जाते हैं आकर के अपनी गाड़ी में। दूसरी तरफ ये लोग देखते हैं कि हेलीकॉप्टर अब फैक्ट्री के नजदीक आ चुका है। तब सारे शांत हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर पूरे फैक्ट्री का मुआयना करता है। उन्हें लगता है कि एकदम सारी चीजें शांत है। तब वो लोग वापस चले जाते हैं। हेलीकॉप्टर के जाते ही वो लोग बॉम्ब से तिजोरी को उड़ा देते हैं। अब तिजोरी खुली हुई है। अंदर का सोना और चांदी देखने के बाद ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब ये सारे लोग अमीर होने वाले हैं। सब लोग गाड़ी की तैयारी कर रहे हैं ताकि यहाँ से निकल सके। डेनिस चला जाता है बाथरूम में। उसके हाथों पे कॉपलैंड का खून लगा हुआ है जिसे वो साफ कर रहा है। तभी मर्सर आ जाता है फैक्ट्री में। वो देखता है कि मेन गार्ड गायब है। उसे शक होने लगा है। अंदर आते ही एंटवान कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है। तब मर्सर दूसरी तरफ चला जाता है और एंटवान चला आता है बाथरूम में। अंदर आते ही वो देखता है कि डेनिस उसके सामने है। डेनिस बंदूक तान देता है उस पे। दूसरी तरफ मर्सर जैसे ही अंदर जाता है उसे जोसेफ की लाश नजर आती है। अब वो भी परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो तुरंत जोसेफ की बंदूक लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी लोयल का आदमी उस पर गोली चला देता है। इस चीज को देखने के बाद अब मर्सर भी गोली चला रहा है। उस पर गोली चलाने के बाद वो भाग करके जाता है वॉशरूम की तरफ ढूंढने के लिए एंटवान को, मगर एंटवान वहाँ पे नहीं है। मर्सर को इस बात का एहसास हो गया है कि यहाँ पर हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। तब सबसे पहले वो यहाँ की बिजली काटता है ताकि वो एक एक करके सबका शिकार कर सके। सबसे पहले उसका मुकाबला होता है लोयल के एक आदमी से, जिसपे वो भारी पड़ता है। फिर उसे बेहोश करने के बाद आगे बढ़ने लगता है मर्सर। तभी उसकी नजर पड़ती है रेगिन पे। वो रेगिन को मारता है और लेकर के चला जाता है दूसरे कमरे में उससे पूछताछ करने के लिए। तभी डेनिस एंटवान को लेकर के पहुंचता है लोयल के पास। लोयल अब उससे पूछताछ कर रहा है। इसी बीच हम कॉपलैंड को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। वो रो रहा है और चिल्ला रहा है, जिससे लोयल डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी तरफ मर्सर जब रेगिन से पूछताछ करता है तब उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर चोरी करने आए थे। लोयल एंटवान से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंटवान कहता है कि मैं अपने पिता को ढूंढने आया था और मैं कुछ नहीं जानता। तभी कॉपलैंड फिर से चिल्लाने लगता है। इस चीज को देखने के बाद लोयल उसे गोली मार देता है। कॉपलैंड की मौत के बाद अब डेनिस बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, मगर लोयल अब एंटवान को छोड़ देता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। मगर एंटवान जब जा रहा होता है तभी लोयल के आदमी आकर के कहते हैं कि रेगिन गायब है। तब लोयल भड़क जाता है। उसे अब शक होने लगा है एंटवान पे। वो एंटवान को पकड़ता है और अपने लोगों को कहता है कि जा करके ढूंढो रेगिन कहाँ पे है। जब वो लोग गाड़ी के पास आते हैं तो देखते हैं कि चाबी गायब है।
दूसरी तरफ मर्सर आगे बढ़ रहा है हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए, मगर हेलीकॉप्टर नहीं रुकता। तभी लोयल का आदमी उस पर हमला कर देता है। मर्सर उससे बंदूक छीनता है और शूट कर देता है उसे। तब उस आदमी की लाश गिरती है नीचे, जिसे लोयल ने देख लिया है। तभी मर्सर यहाँ से निकल करके चला जाता है रिगिन के पास। तभी इन्हें आवाज सुनने को मिलती है लोयल की। लोयल मर्सर से कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, अगले कुछ समय में अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तब मैं इसे मार दूंगा। तुम शायद इस बात से बेखबर हो कि मैं एक गोरा आदमी हूँ और मुझे काले लोगों से नफरत है। मैंने अभी अभी एक काले आदमी को मारा है। मैंने एक बार भी उस पर रहम नहीं दिखाई। उसकी लाश मेरे सामने ही पड़ी हुई है। रिगिन जैसे इस बात को सुनता है, वो समझ जाता है कि उसने कॉपलैंड को मार दिया। रिगिन अब अपने पिता पे भड़का हुआ है, क्योंकि कॉपलैंड उसका सबसे अच्छा दोस्त था और उसने कॉपलैंड की बीवी से वादा किया था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। अब लोयल परेशान हो रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं जिस पर हमारे उंगलियों के निशान हैं, सबको जला दो, एक भी सबूत नहीं रहना चाहिए। और जितने भी सोने चांदी हमें मिले हैं, सबको गाड़ी में लोड करना शुरू करो। फिर वो जाता है एंटवान के पास और उस पर बंदूक तान करके पूछता है कि रिगिन कहाँ पे है। एंटवान कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तब वो फिर से माइक पर मर्सर से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूं और तुम्हारे बच्चे को, तब आकर के मुझे डॉक साइड पे मिलो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। इस बात को सुनने के बाद रिगिन मर्सर से कहता है कि मेरे पिता बहुत ही ज्यादा क्रूअल हैं। वो कभी सबूत नहीं छोड़ते। अगर तुम उनके सामने गए तब कभी भी जिंदा नहीं बचोगे। तब ये दोनों एक साथ मिलकर के एक योजना बनाते हैं। दूसरी तरफ इन लोगों ने लगभग चीजों को लोड कर लिया है गाड़ी में। लोयल निश्चय करता है कि वो एंटवान को मार देगा, क्योंकि मर्सर ने उसे बहुत परेशान कर दिया आखिरी के समय में और उसके एक आदमी को भी मार दिया। लेकिन अब वो एंटवान को मारता उससे पहले मर्सर यहाँ पर चला आता है। वो रिगिन को आगे करके गोलियां चलाने लगता है। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब लोयल के लोग ही गोली चला देते हैं और एक गोली जाकर के लग जाती है डेनिस को। इस चीज को देखने के बाद अब भड़का हुआ है रिगिन। वो अपने भाई को लेकर के कूद जाता है उस वैन में, जिसमें सारा का सारा सोना और चांदी पड़ा हुआ है। इस चीज को देखने के बाद मर्सर एंटवान को लेता है और आगे बैठ जाता है वैन में। ये लोग वैन को लेकर के भाग रहे हैं। अब ये सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी हैं लोयल की। वो अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और ये लोग गोलियां चलाने लगते हैं वैन पे। थोड़ा आगे आने के बाद देखता है रिगिन की उसके भाई की मौत हो चुकी है। अब वो गुस्से से आग बबूला हो रहा है कि उसके पिता को अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, बल्कि सोने चांदी की फिक्र है। वो मर्सर को कहता है कि दरवाजा खोलो। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, रिगिन अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है अपने पिता की गाड़ी पर। तब ये लोग भी गोली चलाते हैं और एक गोली आकर के लग जाती है रिगिन को, मगर फिर भी रिगिन नहीं रुक रहा। वो ऐसे ही गोलियां चलाते रहता है। मर्सर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं रुकता। इसी बीच में मर्सर की गाड़ी का बैलेंस खराब होता है और वैन पलट जाती है। तब आकर के गाड़ी रोकता है इनके बगल में लोयल। बाहर आते ही उसकी नजर पड़ती है सोने और चांदियों के बिस्किट पे। तभी वो देखता है कि रिगिन आ रहा है बाहर रेंगता हुआ। वो उसके पास जाकर के कहता है कि मुझे माफ करना, मैं कभी भी एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, क्योंकि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। इतना कहते ही वो रिगिन को गोली मार देता है, क्योंकि अब वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता। तभी वो देखता है कि ड्राइवर सीट से बाहर आ रहा है मर्सर। तब वो उसकी तरफ जाता है उसका काम तमाम करने के लिए, मगर वो ट्रिगर को दबाता उससे पहले पीछे से आकर के एंटवान उसे गोली मार देता है। मर्सर तुरंत जाता है एंटवान के पास और उससे बंदूक छीन लेता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब इनके बीच कोई भी सिकवा गिला नहीं है। मर्सर कहता है कि हमें घर निकलना चाहिए। दूसरी गाड़ी में बैठ करके ये लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।